तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका की तैयारी क्या है। क्या वाकई ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के बाद उसे अपना राज्य बनाने की तैयारी की जा रही है, और ये बिल अभी क्योंकि पेश किया गया है, अभी इसे पास होना है, क्या ये भी एक चैलेंज होगा? क्या ये जियोपॉलिटिकल दबाव है या फिर कुछ और है? इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जी विदेश मामलों के जानकार हैं, स्वागत है आपका। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। और पूर्णिमा नाथ नेता हैं रिपब्लिकन पार्टी के, स्वागत है आपका। हमारे साथ सबसे पहले संदीप त्रिपाठी जी, आप ही का रुख करते हुए, जिस तरीके से ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है और अब जो ये बिल पेश किया गया है, इसे आप एक मास्टर कार्ड के तौर पर देख रहे हैं या फिर जियोपॉलिटिकल दबाव बनाने के तौर पर? देखिए, जो ये करंट में जिस तरीके से ये बिल पास हुआ है, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये दुनिया को डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स का जो कॉस्मेटिक टूल है अमेरिका का, वो दिखाना होगा कि यूएन चार्टर का जो आर्टिकल 2 क्लॉज 4 है, वो कहाँ पर है? जो सीधे किसी न किसी राष्ट्र की सॉवरेनिटी पर अटैक करके उसके एक सबसे बड़े इंपॉर्टेंट फ्रंट लाइन पार्टी को अपने मिला लेना, मुझे लगता है ये एनेक्सेशन ये 19वीं सदी का, ये किसी सदी का खेल नहीं है। ये 19th सेंचुरी के जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है कि उस समय बड़े जो संप्रभु राष्ट्र हुआ करते थे, वो जहां मन चाहे वो किसी भी राष्ट्र को छीन कर अपने मिला ले। तो आप ये कह सकते हैं कि इसके बाद अमेरिका क्या चेहरा लेकर के दुनिया के सामने जाएगा, एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा कि ट्रंप जो है ये मानते हैं कि फ्रंट लाइन स्टेट्स हैं, वहां उनके सिक्योरिटी को खतरा है। तो इस तरह यही जो कसौटी मान लिया जाए, इसी को सच मान लिया जाए, तो दुनिया का हर राष्ट्र कहीं ना कहीं अपने जियोपॉलिटिकल पोजीशन को लेकर खड़ा रहता है। तो क्या ऐसे में क्या अमेरिका इसके बाद जो है, ट्रंप जो है ग्रीनलैंड के बाद किसी और राष्ट्र पर अटैक कर देंगे? क्योंकि कोई ना कोई चाइना से जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई रशिया से जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई किसी न किसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कहीं ना कहीं अटलांटिक में है, कहीं ओशन में है, कहीं पैसिफिक में है। तो ये ग्राउंड जो है कि मेरे राष्ट्रीय हित, तो यदि अमेरिका का राष्ट्रीय हित हो सकता है, तो वहां पर किसी और राष्ट्र का राष्ट्रीय हित हो सकता है। और बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है, डेनमार्क ने कहा और ग्रीनलैंड के जो आवाम, उन्होंने कहा कि ये सेल की नहीं है, कोई कंट्री सेल परचेज का हिस्सा नहीं बन सकती है। ये आपकी ताकत की परिभाषा है, आपकी ताकत के बोल है। और मुझे लगता है इसके बाद आने वाले जो एक यूनिटी चली आ रही थी, सो कॉल्ड यूनिटी, आर्टिफिशियल यूनिटी चली आ रही थी यूरोप और अमेरिका के बीच में, और जो यूरोप अमेरिका को अपना सिक्योरिटी गारंटर मानता था, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अब एक नया सिद्धांत पनपेगा या मजबूत आकार लेगा कि अब छोटे राष्ट्रों को या यूरोपियन कंट्री को अमेरिका जैसे तानाशाह, अमेरिका जैसे इस तरह के राष्ट्र पर कभी भी विश्वास नहीं करना होगा। और नेटो वर्सेस नेटो होने वाला है। आर्टिकल 5 क्या करेगा? आर्टिकल 5 तो ईश्वर का नाम ले रहा होगा कि मैं कहां जाऊं, क्योंकि कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात हो रही थी। और कलेक्टिव सिक्योरिटी में कौन किसको सिक्योरिटी देगा, ये है पूरा चिकन गेम थ्योरी। ये पूरी गेम थ्योरी कि यहाँ द लॉस ऑफ वन इज द लॉस ऑफ अदर कहां पर है? एक एक की जीत दूसरी की हार है। यहाँ तो सब हार रहे हैं या तो सब जीत रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था, वचन दिया था कि हम कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करेंगे। तो सवाल आगे आएगा कि यानी आप सुपर डेनमार्क पावर हैं तो किसी पर भी कब्जा कर लेंगे, एक नई परंपरा यहाँ पर शुरू हो रही है। संदीप जी, आप इसकी आलोचना करें। हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जी भी जुड़ी हैं। पूर्णिमा जी, आपका टेक इस पर, क्या तैयारी है? जी, एक चीज़ आपको पैटर्न देखने के बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। जो पिछले आज से शुरू नहीं हुआ, 200 साल से अमेरिका का एक हिस्ट्री रहा है कूज और रेजिम चेंज। पहले वाला 1893 हवाई का जो क्वीन हुआ करते थे, लिली यूकलानी, उनको हटाया गया है। रिजीम चेंज हो तब से अब तक वही चल रहा है। कोई कोवर्टली करते, कोई ओवर्टली करते। कोई रिपब्लिकन पार्टी 55% कर चुके मान लो, या तो डेमोक्रेट पार्टी 45% कर ले मान लो, और हाफ हाफ कर लो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इधर रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी हो, वो उन्होंने उनका गोल सेम है। उनको चाहिए एक्सेस, एक्सेस ऑफ द रिसोर्सेस। वो उसके लिए अब कुछ भी करने के तैयार है। अब जो आपने वेनेजुएला में देखा, इट वाज ऑब्वियसली रिजीम चेंज इन ए वे दैट उनका सेम रिजीम रखा गया, लेकिन धमकियां दे रहे हैं कि अमेरिका जो चाहेंगे वही करना पड़ेगा, नहीं तो उनको हटा देंगे। तो ये जो दादागिरी, माफियागिरी है, आज से नहीं चला। अब 1945 से 2000 तक यहाँ पे 80 रिजीम चेंज हुआ है, अनफॉर्चुनेटली अमेरिका द्वारा।
और 1953 के ईरान का जो सिचुएशन है वहाँ पे भी रेजिम चेंज करवा दिए थे वो लोग MI6 के साथ, ब्रिटिश इंटेलिजेंस फोर्स के साथ। वो था मोसादेक को हटाने के लिए। उन्होंने एक्चुअली नेशनलाइजिंग किया था उनके ऑयल को, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे उनको हटा के शाह को बिठाया। शाह क्या बेनोवलेंट लीडर था? वो भी तो एक डिक्टेटर था। वहाँ पे लिटरली वायलेंस हो रहा था, हम लोग मार रहे थे, प्रेस को क्वाइट कर रहे थे, डिसेंट को क्रश कर रहे थे। तो वो कहाँ पे सही लीडर हुआ करता था? लेकिन अमेरिका के लिए वो फर्क नहीं पड़ता था। ऑयल वॉज फ्लोइंग टू द वेस्ट एंड घर में जो भी कुछ हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो ह्यूमन राइट्स यानी का अमेरिका की हिस्ट्री रही है कि बढ़ गया। वो जो चाहे अमेरिका के हित के लिए अपने फायदे के लिए कर सकता है और उसे कोई रोक नहीं सकता। हमारे साथ हिमांशु जी भी जुड़ी हैं। हिमांशु जी, लेकिन ये तो एक गलत जो ट्रेडिशन यहाँ पर शुरू करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बाकी जो दूसरी सुपर पावर कंट्रीज हैं वो भी इस तरीके से फिर हमला करेंगी। अब ताइवान पर चीन की नज़र है, लगातार वो दबाव बना रहा है, तो ये एक ऐसी सिचुएशन बन गई है कि कोई किसी को रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। ईरान करते देखिए, करते आप पहुंच गए, पहले वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, आप ग्रीनलैंड की आप बात कर रहे हैं। जो अभी मुझसे पहले पूर्णिमा जी कह रही थी, मैं उनकी बात से पूरी तरह वास्ता रखती हूँ। अमेरिका देखिए जो कोशिशें अभी ईरान में कर रहा है, कहीं और भी कर रहा है, तो ये कोई उसका ये कैरेक्टर है, ये एक पैटर्न है। और जो हम ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इनके और डेनमार्क के बीच में एक समझौता हुआ था। जब इनको लगा था कि जर्मनी इनकी तरफ देखेगा, तो इन्होंने कुछ इनकी संधियां हुई थी, जिसमें ये साबित हुआ था कि डेनमार्क ने अलाउ किया है अमेरिका को ग्रीनलैंड पे कुछ बेसिस बनाने के लिए। अमेरिका के कुछ बेसिस वहां पे ऑलरेडी हैं, उनकी 23rd स्पेस स्क्वाड्रन है, उनका 12th स्पेस फोर्स है वहां पे। और ये हुआ था कि वहां पर कोई वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रखेंगे, आर्सेनल नहीं रखेंगे, सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक मूवमेंट के तहत थोड़ा सा इनका मिलिट्री बेस रहेगा। लेकिन 1968 में अमेरिकी एक बम वर्षक वाहन है जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स लेके वहां जा रहा था, वो क्रैश हुआ था। और इस पर डेनमार्क ने अपनी आपत्ति जताई थी कि हमने आपको क्लियरली कहा था कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क में आप कोई भी न्यूक्लियर मिलिटराइजेशन नहीं करेंगे। तो अमेरिका इस तरह की चीजें लगातार ग्रीनलैंड में करता आ रहा है, और ये चीजें गार्जियन में पब्लिश हुई है। एक नवंबर 1956 में हुई थी, उसके बाद में 1968 में ये जो मैं जहाज की बात कर रही हूँ हुई है। तो अमेरिका इस जगह को मिलिटराइज कर रहा है, उसके अंडरग्राउंड काफी सारी बेसेस हैं। लेकिन बात सिर्फ मिलिट्री और स्ट्रैटेजी की नहीं है। हम सब बात कर रहे हैं कि हाँ भाई आर्टिक दुनिया की छत है, वहां बर्फ पिघल जाएगी, वहां से आवागमन होगा। बात इससे कहीं जाता है, क्योंकि अगर आपको जमीन चाहिए, आप ग्रीनलैंड से कहेंगे, वो ऑलरेडी आपको पिछले 80 सालों से अपनी जमीन देके बैठा हुआ है। बात जमीन की नहीं है, बात है वहां पर जिस तरह के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जिस तरह के संसाधन है। अगर आपको अभी बहुत फाइन एल्युमिनियम बनाना है, जिससे कि आपके जो फाइटर प्लेन्स बनते हैं या आपके पानी के वेसल्स बनते हैं, उसके लिए जो आपको बढ़िया क्वालिटी का एल्युमिनियम चाहिए, वो वहां पे है। उनके पास यूरेनियम, तेल, गैस के विशाल भंडार हैं। अमेरिका किसी से परमिशन नहीं चाहता, क्योंकि ये उसके अहम के खिलाफ है। उसको अगर वहां पे कोई खनन करना है या किसी तरह के रिसोर्सेज को यूज करना है, तो उसको डेनमार्क और ग्रीन के लैंड के लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन अमेरिका इतने दंभ में इतना आगे बढ़ गया है कि अब वो चाहता है आफ्टर वेनेजुएला कि वो किसी पे भी कब्जा कर सकता है। बात स्ट्रेटेजी की नहीं है, स्ट्रेटेजिक बेसिस उसके यूएस को काउंटर करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए ऑलरेडी है। बात है दूसरे के संसाधन पर अपना कब्जा करने की, और यही हमने वेनेजुएला में देखा था। यही हम जहां पे भी अमेरिका का मन करता है वो ये चीजें कर रहा है, क्योंकि वो एक मिलिट्री सुपर पावर है। और बिकॉज ऑफ द डॉलर, देखिए उसने ईरान में क्या हालत मचा दी है कि बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस कि लोग भूखे मर रहे, रिजीम जो है गोलियां चला रही है, 12,000 के करीब लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। अमेरिका को कोई मरे कोई जिए फर्क नहीं पड़ता है। ट्रंप अगर वहां पे कब्जा करेंगे तो वो 10 से 12 साल की एक कवायद होगी वहां पे अपनी चीजों को स्टैब्लिश करने की, एक दिन का काम नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रंप की पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, ये अमेरिका की नीतियों का हिस्सा है। जी, एक वो कहावत है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये ट्रंप यहाँ पर कर रहे हैं। और संदीप जी, ट्रंप जब ये कहते हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो रूस या चाइना कर लेगा, तो इसलिए हम पहले अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये बात जायज है उनकी?
नहीं, नहीं, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई किसी भी तरीके से कोई ग्राउंड नहीं बनता है हम्म। कि अमेरिका और सॉरी वहाँ रूस और चाइना रहेंगे। मुझे लगता है अभी जो हमारे पैनलिस्ट बता रहे थे, तो देखिए कि ये सवाल ट्रंप का नहीं है, हम्म। क्योंकि आज के टाइम में हर व्यक्ति ट्रंप पर चर्चा कर रहा है कि ट्रंप जो है बहुत इम्पल्सिव है, ट्रंप की जो पॉलिटिक्स है बहुत एग्रेशन है। ये कंटिन्यूएशन है और इनके मैं मानता हूं हमेशा इनके वॉल्यूम में, इनके डिग्री में चेंज आता है, इनके फिलॉसफी में चेंज नहीं है। हम्म। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी अभी 1 साल पहले ही हमने देखा बांग्लादेश में कि जब शेख हसीना ने मना किया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम सेंट मार्टिन आइलैंड आपको नहीं देंगे, जी। ये बांग्लादेश सेल और परचेज के लिए नहीं है। हम्म। एक्चुअली ये चाहते हैं कि दुनिया में किसी भी राष्ट्र पे जहां पर जी पोलिटिकल सिचुएशन कोई कंट्री की ऐसी है, हम्म। लोकेशन ऐसी है जो पॉलिटिकली कि वहां से इनको लेवरेज मिलता है, तो ये वहां जाकर के फिर क्या करते हैं, पहले जैसे अभी ये पैनलिस्ट बता रहे थे कि रिजीम चेंज करते हैं, यदि नहीं होता है तो बाई हुक एंड क्रुक उसको करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर वहां के जो वेपनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस है उसको यूज करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये, हाँ ये जरूर है कि ट्रंप ने क्या किया था कि जो डीप स्टेट के कंसेप्ट को और हाई लेवल में हाई डिग्री पर ले गए। अब वो क्या करते हैं, बाकायदा कानून अपने यहाँ पास कराते हैं, अभी जो आपने बताया। और ये एक जो फैलेसी थी, जो फैंटेसी थी यूरोपियन कंट्री के अंदर कि वो हमारे सिक्योरिटी गारंटर हैं, अमेरिका से हर डिसीजन के पहले अमेरिका से सलाह लेते थे, मुझे लगता है कि ये चैप्टर क्लोज होगा यहाँ पर। और इसीलिए डेनमार्क ने, फ्रांस ने खुला कहा, जर्मनी ने खुला कहा है कि भारत साथ दे, भारत सामने आए। वो इसलिए बोले हैं कि जिस पर हमें भरोसा था, वो पहले कनाडा को 51 बना रहा था, अब ग्रीनलैंड को 51 बना रहा है, 52 कौन बनेगा नोबडी नोज। तो और जिस प्रकार से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को वहां से लेकर के ले गए, तो वो हौसले उसके बुलंद है। और एक आपने इंट्रोडक्शन में बड़ी बात कही थी कि सवाल ये जी पॉलिटिकल नहीं है, सवाल ये है पावर ऑफ बैलेंस का है, कि एक हमेशा शक्ति संतुलन होता था अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, कौन बैलेंस करेगा अमेरिका को, सवाल ये है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये जो सो कॉल्ड पिछले 75 साल के जो इंस्टीट्यूशन थे ग्लोबल गवर्नेंस में, इनको जाना होगा शोरूम में, अभी भी शोरूम में ही है, और एक कॉन्क्रीट एक शेप लेना होगा। जैसे मैं ब्रिक्स की बात कर रहा हूं कि ब्रिक्स एक में वो कैपेसिटी पोटेंशियल है, और यही कारण है कि इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं कि देखिए हमें भी ब्रिक्स में ले लीजिए और इसको ब्रिक्स वर्सेस G7 मत बनाइए। कहीं ना कहीं एक डर है यूरोप को कि ब्रिक्स जो है वो पोटेंशियल लेकर सामने आएगा, जो ग्लोबल गवर्नेंस का एक आधार देगा और अमेरिका के जो हेजेमनी है उसको तोड़ेगा। और वैसे भी वो 63 या 64 जितने ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को बाहर कर लिया। हाँ। मुझे लगता है कि आप जो चाहो वो करोगे, उसका आधार आपकी ताकत होगी। तो ये बहुत दिनों तक आगे चलने वाला नहीं। इसके सामने मुझे लगता है कि कुछ कंट्री को, लाइक माइंडेड कंट्री को सामने आना होगा और इससे लड़ना होगा, नहीं कोई बचने वाला नहीं आज की डेट में। बिल्कुल पूर्णिमा नाथ जी, क्योंकि जिस तरीके से अब ट्रंप बार बार ये फैसले ले रहे हैं कि अगर कोई उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता है तो उसके खिलाफ वो सख्त एक्शन लेते हैं, कभी टैरिफ की वो धमकियां देते हैं, वेनेजुएला पर तो कब्जा ही कर लिया, अब डेनमार्क को धमकियां दे रहे हैं, वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है, 47 साल से तो ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन वहां भी आर्म ट्विस्टिंग का खेल चल रहा है। तो ये वहां की जनता, अमेरिका की जनता, हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो क्या सोच रही है, क्योंकि दुनिया भर में आलोचना हो रही है, इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन बताया जा रहा है ट्रंप के फैसलों को। फर्क नहीं पड़ता अमेरिका में, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ना इधर ट्रंप को फर्क पड़ता है या कि ट्रंप के सपोर्टर्स को फर्क पड़ता है। आपको पता है यहाँ पे जो 500% टैरिफ लगाने की बात हो रही थी इंडिया के ऊपर, ये बाई पार्टीजन सपोर्ट था। इट वॉज नॉट जस्ट ट्रंप पार्टी और ट्रंप, इट इज बोथ द पार्टीज। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता, उनके तरीका डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट पार्टीज की, लेकिन गोल एक ही है। अब इंडिया को क्यों तंग करे जा रहे? अब आज जो ईरान रिस्पॉन्ड कर रहा है ना, आई एम वेरी एक्चुअली, आप लोगों को सीखना चाहिए ईरान से। वो छोटा कंट्री, उसका डिफेंस बजट $24 बिलियन है। अमेरिका का डिफेंस बजट 1 ट्रिलियन, उनका 62 to 63% मोर। लेकिन वो रुक नहीं रहा है, फाइट करे जा रहे हैं, अपना जमीर पे खड़े हैं। अब ऐसे कोई धमकियां अगर अमेरिका से आए इंडिया के ऊपर, इंडिया कभी ऐसे रिस्पॉन्ड करेंगे? नहीं करेंगे। और आपको लगता है 2026 बहुत अच्छी चलेंगे इंडिया में? अभी भी तो चल रहा है ना कि रिजिम चेंज की बात तो अभी भी कान में आ रही है, मोदी जी को हटाने के लिए बहुत काम हो रही है अंदर ही अंदर। ये 2026 में हमें देखने को मिलेगा, वहां पे आपको यही प्रोटेस्ट जगह जगह में दिखेगा और इट विल बी वायलेंट।
भारत से ईरान की आप तुलना नहीं कर सकते। सकते हैं। भारत बहुत डिफरेंट है, और यहाँ पर अमेरिका अगर चाहेगा भी तो जो वहां पर करने की कोशिश कर रहा है वो यहाँ तो नहीं हो सकता है। ये तो आप भूल जाइए। आई होप यू आर राइट, एंड आपके मुंह में घी शक्कर वो सही होना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको मैं रियलिटी बता रही हूँ। अब भारत का भी डिफेंस बजट उतना नहीं है, और कभी इसी के बारे में जब बात होती है बोलते कि भारत का अभी $4 ट्रिलियन है, हमारा इकोनॉमी उतना इतना नहीं है, तो फिर हम लोग नहीं कर सकते। ईरान का इकोनॉमी कहाँ पे है? सैंक्शन के ऊपर सैंक्शन लगाया गया है उनके ऊपर, लिटरली 12,485 सैंक्शन लगाया गया है। तो टुडे 9,000 के ऊपर एक्टिव सैंक्शन है उनके ऊपर। तो तभी भी वो फाइट कर रहे हैं ना, फाइट अपना जमीर के लिए फाइट कर रहे हैं ना, अपना ऑयल के लिए फाइट कर रहे हैं ना, अपना जो भी। आई एम नॉट सपोर्टिंग ईरान, उनके ह्यूमन राइट्स के इशू के मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अमेरिका कौन बनता है कि वो हर जगह में जाके अपना झंडा लगाए। अमेरिका फर्स्ट को मैंने सपोर्ट किया था, मैं ट्रंप वोटर हूँ, मैं ट्रंप सपोर्टर हूँ, मैं ट्रंप कैंपेनर हूँ, लेकिन अमेरिका को वो झंडा कौन दिया है कि हर कहीं कहीं पे जाके वो उसका झंडा लगा दे, इन्वेट करे, इन्वेशन करे तो बोलते वो लिबरेशन कर रहे हैं, और किसी को सैंक्शन लगा दिया तो बोलते कि फ्रीडम कर रहे हैं, कभी किसी के ऊपर बम लगा दिया तो कभी बोलते कि वो अपना नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। कुछ ना कुछ एजेंडा लेके वो अंदर करते हैं, लेकिन इंडिया को भी सीपीसी यानी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डिक्लेयर करने के लिए वो काफी सालों से एजेंडा चल रहा है वॉशिंगटन डीसी में, आपने सुना ही होगा यूएससीआईआरएफ का एजेंडा यहाँ पे। और इंडिया को अभी सीपीसी डिक्लेयर नहीं कर पाए, फिर भी यही ह्यूमन राइट्स के हिसाब से अभी भी यहाँ पे नैरेटिव चलाया जाता कि इंडिया में हिंदूज आर किलिंग क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। ये आज से नहीं चल रहा है, काफी दिन से वो चल रहा है, और क्रिश्चियन नेटवर्क जो है ये वो फेक ये प्रोपेगेंडा agenda जो भी चला रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब पूरी दुनिया में भारत की जो धमक है देखी है, और भारत लगातार आत्मनिर्भर भी बन रहा है। और अब भारत का मुकाबला जब आप ईरान से करते हैं या फिर डेनमार्क से करते हैं तो ये बहुत ही कह सकते हैं बहुत छोटी बात हो जाती है। हिमांशु जी, जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं और ट्रंप की जो नीतियां हैं उसकी आलोचना तो हो ही रही है, लेकिन ट्रंप के तेवर क्या ईरान के मामले में अगर देखा जाए तो क्या वो अब कमजोर पड़ते हुए नजर आते हैं? क्योंकि जब वो टैरिफ की धमकी देते हैं अन्य देशों को ईरान के साथ व्यापार को लेकर, तो क्या कहीं ना कहीं जो कोशिशें वो लगातार कर रहे थे उनमें वो नाकाम हो रहे हैं, इस बात को रियलाइज कर रहे हैं? नहीं, ट्रंप नाकाम नहीं हो रहे हैं। ट्रंप ने ये देख लिया है कि क्या चीज है जो चलती है। देखिए, ये एक चाबी है उनके हाथ में आ गई है, हाँ। और उनको पता है कि इससे बहुत सारे ताले खोले जा सकते हैं। तो वो एक्चुअली उस ताले को ना, जिसको एक हमारे पास एक मास्टर की होती है, वो उस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको एग्जैक्टली पता है कि हर कंट्री को कहीं ना कहीं से दबाया जा सकता है, जिसमें टैरिफ एक बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि अगर आपको अपने सम्मान को बेचना, देखिए भारत और चाइना ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट पे अपनी इकोनॉमी बहुत हद तक चलाती हैं। तो जब आप ईरान से व्यापार करने के लिए अगर आप उस पे और अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगाते हैं, तो यानी भारत अब 75% टैरिफ फेस करेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी चीजें महंगी होंगी। देखिए, जो तेल है उसकी बैरलों में ऑलरेडी उछाल आने लग गया है आफ्टर वेनेजुएलन क्राइसिस। और यही रीजन है कि ईरान में जो सत्ता गिरी है उसमें इंटरनल क्राइसिस तो है ही, सीआईए ने जिस तरह की चीजों को वहां भड़काया है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा महंगाई एक बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि जो उनमें अंदर प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वो मार्केट से शुरू हुआ है, इट वॉज नॉट ए यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को ये पता है इस समय कि हम अगर सैंक्शंस लगाते हैं, टैरिफ्स लगाते हैं, तो लोग चोक होते हैं। और यही एक चीज है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटी कंट्रीज में रिजीम चेंज कराना इजी होता है, क्योंकि जैसे बांग्लादेश जैसे अगर हम कंट्री को ले तो बहुत छोटी जगह थी। सेंट मार्टिन आइलैंड बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। अमेरिका को अगर वो सेंट मार्टिन आइलैंड दे भी देते तो अमेरिकन नेवल बेस वहां पे नहीं आ सकते थे, क्योंकि इतने बड़े उनके जहाज हैं कि वो 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का एरिया वहां पे क्या ही कर लेगा। लेकिन उनका गेम बड़ा था, वो वहां से म्यांमार में घुसना चाह रहे थे। इसीलिए वकारुन जमान ने बहुत सीधे, देखिए, यूसुफ को भी मना कर दिया था कि ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी का कॉम्प्रोमाइज है। हाँ। अमेरिका, जैसा पूर्णिमा जी ने बताया कि 80 से ज्यादा देशों में रिजीम चेंज करा चुका है। और मैं त्रिपाठी जी की बात से भी वास्ता रखती हूँ कि डिग्री और उसका फर्क होता है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। तो ये जो इनकी पॉलिसीज हैं उनको पता है, बिकॉज ऑफ नॉट जस्ट मिलिट्री माइट बट बिकॉज इट इज अ इकोनॉमी। दुनिया का सबसे बड़ा जो ब्रेन है वो पलायन करके वहां पहुंच जाता है। पूर्णिमा जी भी बैठी हुई है। तो जो अच्छी जो लोग होते हैं जिनमें कुछ भी पैसा कमाने की ललक होती है या अपने आप को साबित करने की ललक होती है, तो वैसे माइंड अमेरिका में बैठे हुए हैं और वहां जाके फिर वो ग्रेटर अमेरिका की बात करते हैं और अमेरिका के लिए काम करते हैं, बिकॉज दे आर सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। लेकिन
जब इस तरह की चीजें होती है तो कहीं ना कहीं भारत जैसे जो देश हैं उनके हित कॉम्प्रोमाइज होते हैं, क्योंकि हम या कोई भी देखिए, अब रशिया भी वेनेजुएला के जो आसपास उसका जो टैंकर उन्होंने कब्जा कर लिया था, यूएस नेवी ने, उन्होंने कोई बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया है। हाँ। ऐसा नहीं है कि वो रिएक्ट करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इस समय लोग अपनी चीजों को जांच परख रहे हैं और कहीं ना कहीं से जवाब आएगा बहुत समय तक। देखिए, जब आप एक क्वेश्चन होता है ना, हु विल बेल द कैट, तो ऐसा नहीं है, इस बिल्ली के गले में भी घंटी बांधी जाएगी, लेकिन इस समय लोग अपना आकलन और समीकरण देख रहे हैं। रशिया ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया के किम जोंग से मिल चुका है, चाइना भी है, भारत भी कहीं ना कहीं, देखिए अगर रशिया को मना कर दिया गया है भारत के व्यापार के लिए, इराक से हमें मना कर दिया है, ईरान से मना कर दिया गया है व्यापार के लिए, तो भारत भी कहीं ना कहीं, देखिए वो जो कहते हैं ना किवाड़ में उंगली आ गई है, तो भारत भी उस स्थिति से जूझ रहा है। हमारी जनसंख्या इतनी बड़ी है और हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए हमें तेल की आवश्यकता है, और इसलिए भारत भी ऑल्टरनेटिव देखेगा। अगर अमेरिका बहुत ज्यादा दबाव डालता है तो भारत जो डिप्लोमेटिकली अभी क्वाइट बैठा हुआ है, धीरे धीरे मुखर होगा। लेकिन भारत की जो नीति होती है ना, वो ऐसी होती है कि चुपचाप अपना काम कर लो बिना उलझे हुए। लेकिन अब ये ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, हमें उलझना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यूरोप भी देखिए रशिया के साथ आएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे इंक्लिन देने की अभी शुरू हो गया है कि हम चाहते हैं कि हम रशिया से बात करें, चाहे यूक्रेन को लेके ही करें, लेकिन वो बात करना चाह रहे हैं, जो अभी तक पहले कभी नहीं हुआ था, अनप्रेसिडेंटेड था। तो यूरोप भी कहीं ना कहीं रशिया के खेमे में आ रहा है, चाइना है ही, नॉर्थ कोरिया है ही, और भारत भी देखेगा कि अगर अमेरिका बहुत ज्यादा दबाव बनाता है और जिस तरह की बातें ओपनली जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने मोदी से ऐसे कहा वैसे कहा, तो आप विश्व पटल पर एक दूसरे देश के राजनेता को इस तरह से बातचीत नहीं कर सकते। डिप्लोमेसी में एक रिस्पेक्ट होता है जो आप एक दूसरे के लिए शो करते हैं, वो रिस्पेक्ट इस समय अमेरिका खो रहा है। तो जमीन तो बहुत छोटी सी बात है, अमेरिका का गेम इससे बहुत बड़ा है। वो पूरे विश्व को कंट्रोल करना चाहता है और चाबी अपनी पॉकेट में रखना चाहता है। बिल्कुल, नॉट रियलाइज की चाबी कब जेब से खिसक जाएगी उसे पता नहीं चलेगा।